सूरज अभी पूरी तरह से निकला भी नहीं था, लेकिन राकेश अपने उस पुराने हैंडपंप के पास मौजूद था। ये हैंडपंप सिर्फ लोहे का एक ढांचा नहीं था, बल्कि राकेश के दादाजी के पसीने की गवाही थी। वो बड़े प्यार से उसे साफ कर रहा था, मानो कोई अपनी सबसे कीमती चीज को सहेज रहा हो। तभी हसमुख लाल, गांव का सबसे अमीर और लालची जमींदार, अपनी काली गाड़ी से वहां पहुंचा। उसके साथ 2 गुंडे थे। हसमुख की आंखों में उस जमीन के लिए एक दरिंदगी भरी चमक थी। राकेश, ये कचरा साफ करना बंद कर। मुझे ये जगह चाहिए राकेश, किसी भी कीमत पर। आज शाम तक कागजों पर दस्तखत कर देना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मालिक, आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। कहाँ आप और कहाँ ये राकेश। चुप कर टीटू के बच्चे। हसमुख काका, जमीन का लालच आपको अंधा बना चुका है। ये जमीन मेरे दादाजी की है और ये हैंडपंप उनकी निशानी। आप इसे खरीद नहीं सकते। दादाजी मर चुके हैं राकेश, और उनकी ये निशानी अब मेरे रसूख के आगे कूड़ा है। मुझे यहाँ अपनी दुकान बनानी है। अगर जमीन नहीं दी तो मैं तुझे और तेरे दादा की निशानी दोनों को यहाँ से उखाड़ फेंकूंगा। राकेश का हाथ रुक गया। उसने हैंडपंप के ठंडे लोहे को एक आखिरी बार छुआ और हसमुख की आंखों में आंखें डालकर सीधा खड़ा हो गया। हसमुख का चेहरा लाल हो रहा था। उसे अपनी बात के आगे किसी की आवाज बर्दाश्त नहीं थी। घर के अंदर का माहौल बहुत भारी था। राकेश खाना खाने बैठा था, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसके सामने उसकी माँ और बहन बैठी थी। हसमुख लाल की धमकियों ने घर की शांति छीन ली थी। बाहर घना अंधेरा था, पर कमरे की रोशनी में सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। एक आने वाले बड़े तूफान का संकेत। बेटा, हसमुख बहुत खतरनाक आदमी है। अगर वो जमीन मांग रहा है तो दे देना, हम कहीं और चले जाएंगे। जान से प्यारी चीज कुछ नहीं होती। माँ, अगर मैंने आज ये जमीन दे दी तो मैं अपने दादाजी को क्या जवाब दूंगा? ये सिर्फ हैंडपंप नहीं है माँ, ये उनकी मेहनत है। हसमुख इसे हड़पना चाहता है क्योंकि उसे पता है कि इस जगह की कीमत बहुत है। भैया, वो गुंडे भेजकर कुछ भी कर सकता है। आज दोपहर उसने चौराहे पर खड़े होकर धमकी दी है। क्या पता वो कल जमीन पर कब्जा कर ले। करने दो उसे। उसे लगता है कि वो ताकत से सब कुछ छीन लेगा। कल सुबह मैं वहीं उसी हैंडपंप के पास खड़ा मिलूंगा। दादाजी की निशानी के लिए मैं मौत से भी टकरा सकता हूँ। हसमुख लाल की लालच और राकेश की जिद के बीच अब एक सीधी टक्कर तय थी। अगली सुबह जो होने वाला था वो पूरे गांव की तस्वीर बदलने वाला था। हसमुख लाल अपने कमरे में सिगार पी रहा था। उसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उसे बस वो जमीन चाहिए थी। उसने कालू और छोटू को बुलाया, जो अपनी जीप में भारी औजार और जंजीरें लाद चुके थे। कालू, छोटू, आज रात ही वो काम हो जाना चाहिए। राकेश को लगता है कि वो मुझे रोक लेगा। आज रात जब पूरा गांव सो रहा होगा तब वो हैंडपंप उस जमीन से गायब हो जाना चाहिए। मुझे बहाने नहीं, परिणाम चाहिए। मालिक, राकेश तो हैंडपंप के पास ही सोता है। अगर उसने शोर मचाया तो गांव वाले आ जाएंगे। तो क्या मेरे पास गुंडे नहीं है? उसे चुपचाप उठाओ और कहीं दूर फेंकाओ। मुझे बस सुबह का सूरज, वो जमीन खाली चाहिए। जाओ अभी के अभी। राकेश हैंडपंप के पास सो रहा था। तभी एक जीप की लाइटों ने अंधेरे को चीर दिया। कालू और छोटू नीचे उतरे। उनके हाथों में भारी लोहे की जंजीरें थी। उन्होंने हैंडपंप के चारों तरफ जंजीरें बांधी। तभी जंजीर के टकराने की आवाज से राकेश की आंखें खुल गई। कौन है? कौन है वहाँ? बहुत हो गया तेरा नाटक राकेश। आज तेरी ये दादाजी की निशानी तेरे सामने ही उखड़कर कचरे में जाएगी। छोड़ो मुझे। हसमुख काका, ये क्या कर रहे हैं? ये हैंडपंप नहीं, ये मेरे दादाजी का प्यार है। आज तेरे इस कबाड़ को हम उसकी सही जगह ले जाएंगे, कबाड़ खाना में। ट्रैक्टर के इंजन के दहाड़ से पूरा इलाका गूंज उठा। राकेश ने उठने की कोशिश की, लेकिन छोटू ने उसे कसकर पकड़ रखा था। जैसे ही कालू ने ट्रैक्टर को आगे बढ़ाया, जंजीरें खींची।
और हैंडपंप की जड़ें हिलने लगी। धातु के रगड़ने की वो भयंकर आवाज किसी चीख की तरह लग रही थी। नहीं, मत करो ये दादाजी। छोड़ दे बेटा, ये जिद छोड़ दे। ये बहुत पहुंचे हुए लोग हैं, इनसे दुश्मनी मत मोड़ ले बेटा। एक जोरदार कड़कड़ की आवाज आई। वो हैंडपंप आज जमीन से आधा उखड़कर झुक गया था। धूल और मिट्टी हवा में उड़ रही थी। राकेश के लिए ये नजारा किसी सपने के टूटने जैसा था। कालू और छोटू अपनी जीत पर हंस रहे थे, जबकि राकेश की आंखों में बेबसी के आंसू थे। दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं रोक पाया इन सबको। इन लोगों ने मेरी आंखों के सामने आपकी मेहनत को बर्बाद किया है। अरे राकेश, उठ बेटा, क्या कर सकते हैं। हसमुख लाल के बहुत ऊंचे ऊंचे लोगों तक पहुंच है। अगर कुछ भी किया तो हम लोगों को छोड़ेगा नहीं ये। राकेश बेटा, अगर यहाँ दुकान खुल गई तो हम गांव वालों के लिए सुविधा हो जाएगी, और उससे पंगा लेना मतलब कुल्हाड़ी पर पैर मारना नहीं, सीधा अपनी गर्दन कटवाना है। सही तो कह रहे हैं रामू काका। राकेश, हम जानते हैं तू बहुत दुखी है, पर हम तेरा साथ नहीं दे सकते हैं। हमारे भी बाल बच्चे हैं, हमें भी अपनी जान बचानी है, घर बचाना है। मुझे लगता है कि अब ये राकेश ना इस हैंडपंप के लिए पूरे गांव में शोक सभा बैठाएगा। छोड़ भी ना भाई, हो गया जो होना था। मैंने कितनी बार तुझे समझाया था। हसमुख लाल ने अपना दम दिखा दिया, अब तू कर भी क्या सकता है। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? जब ये हैंडपंप था तो सबसे पहले तुम ही लोग पानी भरने आते थे, और आज इसे कचरा कह रहे हो। तुम लोग इंसान हो या गिरगिट? देख बेटा, तू बहुत भावुक हो रहा है। मेरी मान, हसमुख के पैर पकड़ ले, शायद वो तुझे अपनी दुकान में कोई काम दे दे। कैसी बात कर रहे हैं रामू काका? जिस इंसान ने मेरे दादाजी की निशानी को टुकड़े टुकड़े में बर्बाद कर दिया, मैं उससे काम मांगूंगा? मैं आप लोग जैसा नहीं हूँ। मैं भूखा मर जाऊं सही, पर उस इंसान के आगे कभी नहीं झुकूंगा। याद रखना, आज ये हैंडपंप टूटा है, कल तुम्हारे घरों की नींव टूटेगी। अरे, ये तो बददुआ देने लगा। चलो भाई यहाँ से, इसका दिमाग फिर गया है। गांव वाले हंसते हंसते वहाँ से चले गए। राकेश उन टूटे हुए लोहे के टुकड़े को समेट कर खड़ा था। पीछे छूट गया था बस खाली गड्ढा और हंसते हुए कायरों की गूंज। अचानक गांव में इतनी तेज गर्मी पड़ी कि सारी नदियां, तालाब, कुएं सब कुछ सूख गए, और हसमुख लाल ने अपनी दुकान पर पैसे कमाने के लिए पीने की पानी को दुगने दाम में बेचना शुरू कर दिया। हसमुख भाई, 3 दिन हो गए हैं, एक बाल्टी पानी दे दो, बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं। सुनीता, मेरी बात कान खोल कर सुन। पानी मुफ्त में नहीं बट रहा। आज भाव 100 रुपए बोतल है, लेना है तो ले, वरना यहाँ से भीड़ कम कर। 100 रुपया? हसमुख, तू तो डकैती डाल रहा है। अरे गांव वाले मर रहे हैं और तू नोट छाप रहा है। अरे बदलू, इसे डकैती नहीं, बिजनेस कहते हैं, बिजनेस। जब माल कम होता है और मांग ज्यादा, तो दाम बढ़ना ही है। जाओ, जाकर भगवान से बारिश मांगो, मुझसे पानी मत मांगो। ये कैसा इंसान है? आज कुदरत ने हमें इस हाल में क्या ला दिया? ये तो खुदा बन बैठा है। खुदा नहीं, मैं इस गांव का मालिक हूँ। पानी मेरा है, दुकान मेरी है, तो मर्जी भी मेरी चलेगी। भागो यहाँ से। गांव सो चुका था। राकेश चुपके से उस गड्ढे के पास आता है और जहाँ कभी हैंडपंप था वो मिट्टी को हटाता है और घुटनों के बल बैठ जाता है। सब जगह सन्नाटा है, जमीन सूखकर चटक गई है। यहाँ अभी भी नमी है, इसका मतलब पानी नीचे अभी भी जिंदा है। दादाजी सही कहते थे, ये जमीन जादुई है। राकेश ने सभी गांव वालों को आधी रात में उसी गड्ढे के पास बुलाया, जब हसमुख अपनी दुकान बंद करके अपने घर वापस चला जाता है। सब देखो, मिट्टी गीली है, पानी अभी भी यहाँ है। राकेश, बच्चे प्यास से मर रहे हैं। हसमुख एक बोतल के 100 रुपए मांग रहे। हमारे पास अब कुछ नहीं बचा है। हम बर्बाद हो गए हैं राकेश। हसमुख की दुकान के सामने गिड़गिड़ाकर थक गए। वो पत्थर दिल इंसान है। अब गिड़गिड़ाना बंद करो।
हम खुद यहां से पानी निकालेंगे। मैंने आशु से बात की है, हम सोलर पैनल और पुरानी बैटरी से पंप चलाएंगे। सोलर पैनल? भाई ये नामुमकिन है। सब धीरे बोलो, हसमुख के गुंडे आसपास ही होंगे। बदलू, तू उस तरफ नजर रख, अगर छोटू या कालू दिखे तो तुरंत इशारा करना। तुम फिक्र मत करो राकेश, मैं चौकन्ना हूं। सुनीता दीदी, हमें किसी भी तरह सोलर पैनल चाहिए। आप गांव वालों से पूछिए कि क्या किसी के पास पुराना कबाड़ पड़ा है। ठीक है राकेश, मैं अभी पूछती हूँ। राकेश, अब वो मेरी छत के पीछे वाले कबाड़ में पड़े हैं। मुझे लगा वो किसी काम के नहीं है, पर अगर आज ये काम आ जाए तो मजा ही आ जाएगा। बहुत बढ़िया। और क्या किसी के पास बैटरी है? मेरे पुराने ट्रैक्टर की बैटरी है। पिछले हफ्ते ही मैंने उसे कबाड़ में रखने के लिए निकाला था, पर वो अभी भी चार्ज है। परफेक्ट। अब सुनिए, हमें खुदाई करने की कोई जरूरत नहीं है। वो हैंडपंप जो उखड़ गया है, उसका केसिंग पाइप अभी भी जमीन के अंदर पानी के स्रोत तक गया हुआ है। हमें बस उसी केसिंग पाइप के अंदर अपना नया इलेक्ट्रिक पंप और सक्शन पाइप डालना होगा। तो इसका मतलब हमें सिर्फ फिटिंग करनी होगी? बिल्कुल। आशु ने कहा था कि अगर केसिंग पाइप सुरक्षित है तो हमें घंटों की खुदाई नहीं करनी पड़ेगी। हम बस पंप को पाइप के अंदर उतारेंगे और उसे सोलर सिस्टम से जोड़ देंगे। रुको, मैं आशु से पूछता हूँ आगे। भाई, पैनल, बैटरी और मोटर का जुगाड़ तो हो गया है, पर मेरे पास वो कंट्रोलर नहीं है जो वोल्टेज को कंट्रोल करता है। राकेश, बिना कंट्रोलर के खतरा है। सीधे पैनल से बैटरी चार्ज की तो वोल्टेज ऊपर नीचे हो सकता है। बैटरी फूल सकती है या मोटर जल सकती है। कुछ और जुगाड़ कर पुराने इन्वर्टर का सर्किट देख। आशु, यहाँ और कुछ नहीं है। अगर आज रात पानी नहीं आया तो कल सुबह हसमुख के गुंडे मुझे काम भी नहीं करने देंगे। मैं सीधा कनेक्शन कर रहा हूँ, जो होगा देखा जाएगा। पागल है क्या? सीधे तार जोड़े तो स्पार्किंग हो सकती है। देख, अगर तूने तार जोड़े तो मोटर को बहुत ध्यान से चलाना। जैसे ही पानी आने लगे बैटरी हटा देना। ठीक है भाई, मैं रिस्क ले रहा हूँ। गांव की प्यास उस कंट्रोलर से बड़ी है। भाई राकेश, अगर ये जुगाड़ काम कर गया तो बहुत खुशी की बात होगी। रुको, छोटू की टॉर्च दिखाई दे रही है, सब झुक जाओ। सब चुपचाप छुप जाते हैं। छोटू टॉर्च मारते हुए गुजरता है और छोटू के जाने के बाद सभी उठ जाते हैं। चलो अब तेजी दिखाओ। गप्पू, पैनल लाओ। बदलू, बैटरी और पंप फिट करो। हमें सूरज निकलने से पहले ये सिस्टम चालू करना है। बेटा, पाइप अंदर जा रहा है। हाँ, ये बिल्कुल सही बैठ गया है। केसिंग पाइप एकदम खाली है। शाबाश। अब तारों को जोड़ो। जैसे ही सुबह सूरज की पहली किरण इन पैनलों पर पड़ेगी, ये बैटरी चार्ज होगी और पंप अपना काम शुरू कर देगा। राकेश, तूने तो हमारी जान बचा ली। पंप फिट हो गया, अब बस इंतजार है कल सुबह का। और सुनीता चाची, मैंने कुछ नहीं किया है, हम सबने एक साथ मिलकर किया है। बेटा, इसमें कोई खतरा तो नहीं होगा ना? अगर हसमुख को पता चला तो क्या करेगा वो हम लोगों के साथ? हसमुख रातों रात किसी जरूरी काम से शहर गया था और छोटू दूर खड़ा लाचारी से ये सब देख रहा था। जैसे ही सूरज की पहली किरण गांव की छतों पर लगे सोलर पैनलों पर पड़ी, उनमें बिजली का संचार हुआ। राकेश बड़ी सावधानी से बैटरी को ओवरचार्ज होने से बचा रहा था। बैटरी से निकली बिजली ने मोटर को चालू कर दिया और एक हल्की सी आवाज के साथ जमीन के अंदर लगा पंप सक्रिय हो गया और पाइप से पानी की एक तेज धार बाहर आ गई। सब पीछे हटो, पंप चालू हो गया है। हे भगवान, ये तो सचमुच का पानी है। राकेश, ये कैसे हुआ? सोलर पैनल्स ने सूरज की रोशनी को बिजली में बदला और बैटरी ने मोटर को ताकत दी। अब जब तक धूप है, ये पानी ऐसे ही आता रहेगा। भाई, तूने तो कमाल कर दिया। हसमुख के बिना बिजली और पानी के धंधे को घर बैठे ही फेल कर दिया तुमने। ओ छोटू, अपने मालिक को बोल देना, अब गांव को उनके पानी की जरूरत नहीं है। अब यहाँ सूरज की ऊर्जा से पानी खुद चलता है। मालिक को पता चलेगा तो वो सबको तबाह कर देंगे। वो बाद में देखेंगे, आज तो हमारे गांव में उत्सव है। राकेश, तूने सिर्फ पानी नहीं निकाला, तूने हमारे गांव का खोया हुआ स्वाभिमान वापस लाया है। ये सब तो राकेश के दादाजी का आशीर्वाद है, जो आज राकेश ने सारे गांव वालों को इतना मीठा, साफ सुथरा, मुफ्त का पानी दिया है। मुझे गर्व है मेरे बेटे पे। हमें माफ कर दे राकेश, हम तेरा साथ नहीं दे पाए। सच में मीरा बहन, अपना राकेश हीरा है।
मेरे राकेश भैया कमाल के हैं और लाजवाब भी। अगली दोपहर गांव के चौराहे के पास एक बड़ा सा गड्ढा खुदा हुआ था, जिसे राकेश ने गांव वालों के साथ मिलकर एक बड़ी और मोटी ब्लू तार पत्ती से ढक दिया था। असल में ये एक छोटा सा तालाब बनाया गया था। सोलार पंप का पाइप सीधे इसी में गिर रहा था, जो धीरे धीरे पानी से भर रहा था। ये एक बड़ा स्टोरेज था जो पूरे दिन के लिए गांव को पानी दे सकता है। तभी धूल उड़ाती हुई हसमुख लाल की कार आकर रुकी। उसे उम्मीद थी कि गांव वाले प्यास से बेहाल हुए होंगे, लेकिन दुकान के पीछे लगे उस बड़े नीले पानी के तालाब को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या तमाशा है? मेरी जमीन को किसने खोद कर ये कचरा फैलाया है? अब यहाँ क्या कर रहे हो? काका, ये कचरा नहीं, गांव का जीवन है। हमने एक गड्ढा खोदकर उसे ताड़पत्री से सील किया है। अब सूरज की रोशनी से पंप पानी खींचता है और ये पूरा दिन इस बड़े गड्ढे में स्टोर होता है। अब गांव वाले जब चाहें बाल्टियां भरकर ले जा सकते हैं। बंद करो ये सब, ये मेरी जमीन है। मैं अभी इसे फाड़ दूंगा, पानी बहा दूंगा। हसमुख जैसे ही ताड़पत्री को एक तरफ लपका, गांव का पूरा हुजूम उसके सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। बदलू और गप्पू के साथ गांव की औरतें भी लाठियां लिए डटी थी और इसे देख हसमुख की हिम्मत जवाब दे गई। एक कदम और हसमुख, ये पानी अब गांव का है। तूने हमें बूंद बूंद को तरसाया है, अब हम तुझे इस पानी के पास भी नहीं फटकने देंगे। देख हसमुख, जो लोग तुझसे पानी के लिए भीख मांगते थे, आज उनके पास अपना बड़ा भंडारण है। सूरज की धूप से पानी खुद भर रहा है, इसे तू क्या रोकेगा? तेरी दुकान का धंधा आज से बंद। आज पूरा गांव एक है हसमुख। छोटू भी हमारा साथ दे रहा है, तू अकेला पड़ गया है। हसमुख ने चारों तरफ देखा। छोटू भी पास खड़ा पानी पी रहा था और हसमुख की तरफ आंखें उठाकर देख भी नहीं रहा था। भीड़ का तेवर देखकर हसमुख के पैर कांपने लगे। वो समझ गया कि उसका व्यापार, उसका घमंड सब उस ताड़पत्री के गड्ढे में डूब चुका था। तुम सब पछताओगे। ये पानी खत्म हो जाएगा। पानी खत्म नहीं होगा काका, क्योंकि अब इसे सूरज की ताकत चलाती है और ये हमारा स्टोरेज सिस्टम इसे सुरक्षित रखता है। आप यहाँ से चले जाइए, गांव को अब आपकी कोई जरूरत नहीं है। हसमुख लाल हार मानकर अपनी कार में बैठा और चुपचाप वहाँ से चला गया। पीछे रह गया था तो बस ताड़पत्री में भरा हुआ साफ पानी, हंसते खेलते लोग और एकता की वो जीत जो अब इस पूरे गांव की पहचान बन गई थी।